आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्ट जेएस। आज ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट रखेंगे। रिएक्ट क्या है, क्या क्या रिएक्ट के फीचर्स एंड एप्लीकेशंस है, रिएक्ट क्यों हमें यूज करना चाहिए, सब जाने। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें, इसकी रिकॉर्डिंग एक अलग ग्रुप में आएगी। ठीक है, तो उसके लिए अलग से गूगल क्लासरूम बनेगा। उस पर आप लोग ज्वाइन होने के लिए सभी बच्चे अकाउंट्स में कांटेक्ट कर लेना। प्रीवियस ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स नहीं आएंगी। ठीक है, चाहे वो 1 PM वाला बैच है, 2 PM वाला बैच है, कोई भी बैच है, प्रीवियस बैच में रिकॉर्डिंग नहीं आएंगी, नया बैच ग्रुप बनेगा। तो बैच टाइम कितने बजे है मैडम? तो कितने बजे बताना है आपको? भाई 1 बजे, 1 बजे बताओगे ना? तो हेडिंग डाल लीजिए भाई, इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट जेएस। लिखिए, रिएक्ट इज अ पॉपुलर एंड ओपन सोर्स, पॉपुलर एंड ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, नो नीड टू पे। हमें इसे यूज करने के लिए कोई पे नहीं करना है। ठीक है, ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी used to build user interface, used to build user interface of a web application. ठीक है, यूज टू क्रिएट यूजर इंटरफेस ऑफ अ, यूज टू क्रिएट है, यूज टू डेवलप लिखा था ना, बिल्ड लिख लो, डेवलप है, देखिए कुछ ही लिख लो, यूज टू बिल्ड या डेवलप कुछ भी लिख लो, फ्रंट यूजर इंटरफेस ऑफ अ वेब एप्लीकेशन। ठीक है, रिएक्ट वाज डेवलप्ड बाय जॉर्डन वॉक। स्पेलिंग स्क्रीन पे देख लो, जॉर्डन वेक है, वो पता नहीं क्या है, वॉक है ना, जॉर्डन वॉक, ब्रैकेट में लिख लेना, मेटा एंड कम्युनिटी। मेटा मतलब फेसबुक की पेरेंट कंपनी, फेसबुक वालों ने बनाया है इसे। ठीक है, इन 2013, 2013 रिएक्ट एंगुलर से एक दो साल के बाद आया था, एंगुलर से पहले आ गया था, लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर रिएक्ट है, एंगुलर उतना नहीं है, रिएक्ट ज्यादा पॉपुलर है। एंड नाउ करंट वर्जन इज 19.0.0, अभी कुछ दिन पहले ही आया है। 19.0.0। आगे लिखिए, रिएक्ट इज मेनली यूज्ड टू क्रिएट अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, ब्रैकेट में लिखना एसपीए। रिएक्ट इज मेनली यूज्ड टू क्रिएट अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, क्या मतलब है आगे डिस्कस करेंगे। आगे लिखिए, रिएक्ट अलाउ डेवलपर्स
React allow developers to create web applications to create web applications that can update and render efficiently, that can update and render efficiently in response to data changes. In response to data changes. मतलब जब कोई डेटा चेंज होता है तो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाता है। ठीक है, आगे लिखे की फीचर्स ऑफ रिएक्ट जेएस। रिएक्ट और रिएक्ट जेएस एक ही बात है, ठीक है। की फीचर्स ऑफ रिएक्ट में फर्स्ट लिखिए कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए। यहां पे ध्यान दो स्क्रीन पे, देखो ये एक यूआई पार्ट है जिसमें एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, फिर दो सेक्शंस में स्क्रीन को डिवाइड किया, एक में कोड दिख रहा है और एक में वीडियो दिख रही है कुछ, देन अगेन एक पैराग्राफ। ठीक है, सेम अब यहाँ पे वापस रिपीट नहीं हो रहा, एक हेडिंग, पैराग्राफ, कोड, वीडियोस एंड एक और पैराग्राफ। सेम वही हेडिंग, कोड, पैराग्राफ, कोड, वीडियो। ठीक है, और यहाँ पे पैराग्राफ, बस यहाँ पे एक बटन और एक्स्ट्रा आ गया, वो तो कंडीशनल बना सकते हैं। ठीक है, सेम चीज फिर यहाँ पे है, तो मतलब कई बार ये सेम चीज यूज हो रही है, तो क्या हम इसे बार बार अलग अलग बनाएंगे? चीजें सेम ही है ना। हम एक कंपोनेंट बनाएंगे और उसे जितनी बार भी जरूरत पड़े यूज कर लेंगे। क्लियर है? जैसे फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शन का मेन काम क्या है? रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करना। वैसे ही हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं और उन कंपोनेंट्स को बार बार रीयूज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें एक ही कंपोनेंट बार बार ना बनाना पड़े। समझ में आया बेटा? क्लियर है? अब लिखिए इसके बारे में, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर के बारे में। React divide the UI into reusable components. React divides the UI into reusable components, making it easier. स्टार्टिंग से बोल दे रहा हूं, React divides the UI into reusable components, making it easier to manage and reuse the code base. Making it easier to manage and reuse code base, मतलब बार बार कोड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, each component has its own logic. Each component has its own logic and control its own rendering and control its own OWL on rendering, which promote code reusability, which promotes code reusability and helps to maintain large projects. क्लियर नहीं? तो रिएक्ट का जो मेन फंडामेंटल है या डिजाइन पैटर्न है वो क्या है? रीयूजेबल कंपोनेंट्स है। अगर कोई चीज हमें बार बार जरूरत पड़ रही है तो हम उसे रीयूज करेंगे बार बार। क्लियर है? ना कि हम हर बार यूआई बनाएंगे, क्योंकि देखो सेम ही पैटर्न है हर जगह, तो हम हर जगह सेम ही यूज करेंगे। क्लियर है भाई?
हाँ, जहाँ पे डिफरेंट है, देखो जैसे ये थोड़ा डिफरेंट सा आ गया, यहाँ पे वीडियो की जगह कुछ और है, ये हम अलग कर देंगे कंपोनेंट। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, वर्चुअल डोम। अब समझो ये क्या है वर्चुअल डोम। आपने डोम पढ़ा जावास्क्रिप्ट में, तो रिएक्ट में क्या होता है कि रियल डोम के पैरेलल एक वर्चुअल डोम बनता है, मतलब रियल डोम की कॉपी होती है। ठीक है, एक कॉपी होगी जिसे हम लोग बोलेंगे वर्चुअल डोम। अब जब भी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे एक वीडियो है, यहाँ पे 3 वीडियो है, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा वीडियो है, ठीक है ना? तो जब भी ये कंपोनेंट लोड होगा, तो अब मान लो कि डायनामिकली ये वीडियो 3 से 4 हो जाए, चेंज हो जाए, या मान लो मैं यहाँ पे लाइक बटन पे क्लिक कर दे कोई बंदा ऐसे, तो अब जैसे मैंने इस लाइक बटन पे क्लिक किया होगा, तो यहाँ पे सिर्फ ये पोर्शन चेंज हुआ है, बाकी पूरा वेब पेज हमारा एज इट इज है। तो जैसे ही मैं कोई भी चेंज यहाँ पे परफॉर्म करूंगा, तो उससे क्या होगा, पहले चेंज वर्चुअल डोम पे होगा, वर्चुअल डोम चेंज हो गया, देन रियल डोम और वर्चुअल डोम को कंपेयर करेगा कि क्या चेंज आया है। अब जितना पार्ट सेम रहता है उसे एज इट इज छोड़ दिया जाएगा, एंड सिर्फ जहां पे हमने चेंज किया था वो पार्ट अपडेट किया जाएगा। क्लियर है? अब इसको और एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल समझो, मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि आपको एक ऐसे लिख के लाना है किसी भी टॉपिक पे, तो ये टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है, 1000 लाइन का। अब आपने मेहनत की, 1000 लाइन का कोड लिख के मतलब कोड नहीं, मतलब ऐसे लिख के लाए, चलो 1000 ज्यादा हो गया, 1000 वर्ड्स मान लो, है ना? 1000 वर्ड्स का मैंने आपको एक ऐसे लिखने के लिए बोला किसी पर्टिकुलर टॉपिक, आप लिख के ले आए। मैं आपसे कहूँ कि यार आपने यहाँ पे 2 जगह स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है, दोबारा लिख के लाओ स्टार्ट। दोबारा लिखा आपने, फिर मैंने बोल दिया यार फिर से एक गलती कर दी, फिर से दोबारा लिख के लाओ, दिक्कत होगी ना बाबा लिखने में। वहीं पे बेस्ट क्या रहता, जो 2 वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है वो ठीक कर लेते, बाकी सब एज इट इज। यहाँ पे वही हो रहा है। क्लियर है? जिस चीज में चेंज आ रहा है सिर्फ वो चेंज करो, बाकी पूरे पेज को एज इट इज छोड़ दो। समझ में आया? तो किसकी हेल्प से होगा? वर्चुअल डोम। तो पहले चेंज किस में आएगा? वर्चुअल डोम में। देन वर्चुअल डोम और रियल डोम को कंपेयर करेंगे, जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं सिर्फ वो चेंज करेंगे, फिर रियल डोम, पूरा पेज अपडेट नहीं करेंगे। जबकि नॉर्मल वेबसाइट्स में यही होता है। आप नॉर्मल, अगर मान लो ये रिएक्ट में नहीं बनी होती वेबसाइट, नॉर्मल वेबसाइट होती, मैं यहाँ पे जब क्लिक कर रहा था ये पेज रिलोड हो जाता पूरा, दोबारा पेज बनता है। क्लियर है? अब सोचो इससे कितनी की दिक्कत होती। फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक पे गए, एक पोस्ट को लाइक किया, पेज रिलोड हो जाए पूरा, दिक्कत नहीं होगी? अभी क्या होता है, बस लाइक बटन चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता ना। क्लियर है? तो ये सब किसकी हेल्प से होता है? वर्चुअल डोम की हेल्प से। समझ में आया? लिख लो 2 लाइन इसके बारे में। बेटा टाइम से आओ, टाइम से आया करो, टाइम से। देखिए, रिएक्ट यूज अ वर्चुअल डोम, रिएक्ट यूज अ वर्चुअल डोम which is a lightweight copy of the actual DOM, which is a lightweight copy of the actual DOM. ठीक है? When changes occurs, when changes occurs, React update the virtual DOM, React update the virtual DOM first, then compare it to the previous version. Then compare it to its previous version, and only update the actual DOM
and only update the actual DOM with necessary changes. रिपीट कर दे रहा हूं, रिएक्ट अपडेट द वर्चुअल DOM फर्स्ट, compare it to the previous version, then only update the actual DOM with the necessary changes. समझ में आया? आगे लिखिए, दिस प्रोसेस improve performance. This process improves performance, especially in applications with frequent changes. Clear है? Especially in applications with frequent updates. अब देखो, चलो ये नॉर्मल सी वेबसाइट है, फेसबुक का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने किसी पोस्ट पे, ठीक है, लाइक बटन पे क्लिक किया, मान लो मैं पेज रिलोड कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, पेज रिलोड कर दिया मैंने, रिएक्ट यूज नहीं कर रहा, पेज रिलोड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोचो एक ऐसी वेबसाइट जहां पे डेटा बहुत ज्यादा अमाउंट में है और जो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, जैसे कि आपकी ट्रेडिंग वेबसाइट्स नहीं होती जहां पे ट्रेडिंग का डेटा आता है, सेंसेक्स वगैरह का, BSE, क्या क्या पता नहीं, दुनिया भर की चीजें है ना, उसमें जो डेटा है वो हर सेकंड चेंज होता रहता है ना। तो अब कुछ शेयर ऐसे भी तो होंगे जो अभी कांस्टेंट चल रहे हैं, चेंज नहीं हुए हैं, कुछ में चेंज आया है। तो अब एक ही पेज पे हजारों शेयर्स की डिटेल होती है। अब सोचो हर सेकंड बार बार पेज, पूरे पेज को लोड करते रहेंगे, तो क्या वेबसाइट का परफॉर्मेंस डाउनग्रेड नहीं होगा? स्लो नहीं हो जाएगी बहुत ज्यादा? तो अब हजारों स्टॉक्स की डिटेल्स जो है उसमें सिर्फ वो चेंज करो जो चेंज एक्चुअल में हुए हैं। जो प्रीवियस एक सेकंड पहले जैसा था वैसा ही है, तो उसे चेंज क्यों करना? समझ में आया? तो यहाँ पे रिएक्ट, अगर उस वेबसाइट को आप रिएक्ट में बनाओगे तो आपको बहुत बेटर स्पीड मिलेगी वेबसाइट की। क्लियर है? बार बार पेज लोड करने का झंझट है। समझ में आया भाई? क्लियर है? आगे लिखिए, JSX। JSX means JavaScript and XML। JavaScript and XML। अभी हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ा था और एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाया था, रेस्ट कंट्रीज वाला। अब सोचो उसे छोटे से प्रोजेक्ट को बनाने में कितनी मेहनत लगी थी। पहले डिविजन्स को गेट करना, क्रिएट करना, है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सिलेक्टर लगाना, दुनिया भर का झंझट है ना। वहीं पे क्यों ना ऐसा हो जाए कि मैं जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का कोड एक ही जगह पे लिख दूं, और जो भी मेरा डेटा होगा डायरेक्टली मैं इंजेक्ट कर दूं एचटीएमएल के बीच में। इस कोड पे ध्यान दो, ये कोड एचटीएमएल है या जावास्क्रिप्ट है? ये ना तो जावास्क्रिप्ट है ना ही एचटीएमएल, ये JSX है। जावास्क्रिप्ट एंड XML, एचटीएमएल नहीं है, XML है। यहाँ पे देखो, ये आपको दिखने में जावास्क्रिप्ट लगेगा और यहाँ पे एचटीएमएल जैसा लगेगा, तो ये JSX है। अगर मान लो मैं JSX यूज ना करूं तो मुझे यहाँ पे एक डिवीजन क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसे मुझे क्वेरी सिलेक्टर लगा के गेट करना पड़ेगा, दुनिया भर के कंटेंट क्रिएट करने पड़ेंगे, मतलब लेंदी कोड हो जाएगा ना। एक चीज दिखाता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और एक वेबसाइट है बेबल। एक्चुअली जो बेबल क्या है ना, कंपाइलर है जावास्क्रिप्ट का, जो रिएक्ट वगैरह के कोड को कन्वर्ट करता है प्लेन जावास्क्रिप्ट। देखो, हमने जो कोड लिखा है, ये एक्चुअली इतना कोड हो जाएगा, पड़ गया ना। यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, काफी काम हो गया ना। लेकिन यहाँ पे छोटा सा ही कोड था, यहाँ पे फिर भी बहुत ज्यादा है, और ये तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल ही लिया है। तो JSX से डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि हम लोग इसमें HTML और जावास्क्रिप्ट के कोड को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन एक HTML लाइक स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, जिसमें हम लोग डायरेक्टली अपने वेरिएबल्स को इंजेक्ट कर सकते हैं, लूप वगैरह चला सकते हैं। लूप नहीं, मतलब मैथ लगा सकते हैं। क्लियर है?
लिख लो 2 लाइन इसके बारे में। रिएक्ट यूज JSX, रिएक्ट यूज JSX, ब्रैकेट में लिखना जावास्क्रिप्ट एंड XML, ब्रैकेट क्लोज, which is a syntax, which is a syntax that allow HTML to be written within JavaScript, which allow HTML to be written within JavaScript. JSX simplifies the process. JSX simplifies the process of writing components and make the code more readable. JSX simplifies the process of writing components and makes the code more readable as it resembles HTML makes the code more readable as it resembles HTML and allow the integration as it resembles HTML and allow the integration of JavaScript function. एग्जाम्पल आपके सामने ही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो। यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो मतलब डेटा जो फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, एक डायरेक्शन में, ऑलवेज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। लिखिए इसके बारे में, इन रिएक्ट डेटा फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन। In React, data flows in a single direction from parent to child components. From parent to child components, which simplifies debugging, which simplifies debugging and managing data. This unidirectional structure, this unidirectional structure this unidirectional structure नहीं है, ये this unidirectional flow makes the application structure. This unidirectional flow makes the application structure predictable and easy to understand. And easy to understand. क्लियर है, समझ में आया भाई। बेटा जैसे एक पेरेंट कंपोनेंट है, उसका एक चाइल्ड कंपोनेंट, जैसे समझो कि भाई ये मान लो ये चाइल्ड कंपोनेंट है और इसके ऊपर एक पेरेंट कंपोनेंट होता, जो होता क्या होगा ही, देखो यहाँ पे लिखा ना वीडियोस एंड एम्प्टी हेडिंग, तो ये जो वीडियोस और एम्प्टी हेडिंग है ये पास करेगा पेरेंट से, इसका एक पेरेंट कंपोनेंट होगा। पेरेंट कंपोनेंट मतलब इस कंपोनेंट को जो कॉल करे, वहां से डेटा मिलेगा वीडियोस और एम्प्टी हेडिंग जो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल। क्लियर है, तो डेटा हमेशा पेरेंट से चाइल्ड में आएगा, चाइल्ड से पेरेंट में नहीं जाएगा। क्लियर है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तरीके होते हैं बट डायरेक्टली नहीं जाएगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, ऑलवेज टॉप टू बॉटम।
क्लियर है? सिंपल है भाई। जबकि एंगुलर में इसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब ये नहीं कि चाइल्ड से पेरेंट में जाता है, उसमें दोनों होते हैं, बाई डायरेक्शनल होता है। उसमें डाटा डेटा जो है वो पेरेंट टू चाइल्ड भी जा सकता है और चाइल्ड टू पेरेंट भी जा सकता है, टू वे बाइंडिंग के। बट हम एंगुलर नहीं पढ़ रहे तो छोड़ दो। अच्छा यार एक मिनट, इसमें कोई एंगुलर का बच्चा तो नहीं है? तुम डेट क्यों पढ़ रहे हो? हैं? तो भाई रिएक्ट ऐसे थोड़ी कि रिएक्ट ले लोगे। हैं? ना ना, ऐसा नहीं करना है भाई। कोई भी एंगुलर का बच्चा है तो इसमें ये क्लास अलाउड नहीं। भाई एक बात बताओ, आप मूवी देखने जाते हो, ठीक है? अभी आपके शो में टाइम है आधे घंटे का, फॉर एग्जांपल, आप बोलोगे बोलोगे भाई अभी आधे घंटे दूसरे में बैठ जाऊं, दूसरे ऑडिटोरियम में बैठ जाऊं? होगा ऐसा? तो भाई ये नहीं करना है। मैंने आप लोगों को बोला था एंगुलर का बैच मैं जब स्टार्ट करूंगा आपको प्रॉपर मैसेज डालूंगा। अभी एंगुलर का बैच स्टार्ट नहीं है, फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। टाइम मैं आपको बता दूंगा किस टाइम पे बैच होगा। तो एंगुलर का कोई भी बच्चा है या डॉट नेट फुल स्टैक का कोई भी बच्चा है, क्लास लेफ्ट कर दीजिए। ठीक है भाई? ओके, बैक टू द टॉपिक। नेक्स्ट लिखिए डिक्लेरेटिव यूआई। डिक्लेरेटिव यूआई, DECLARATIVE, डेक्लेरेटिव यूआई। बात नहीं भाई, इसके बारे में लिखिए रिएक्ट अलाउ डेवलपर्स टू डिस्क्राइब React allow developers to describe how the UI should look at any point in time. React allow developers to describe how the UI should look at any point in time. हो गया नोट डाउन सबका? रिपीट करूं? हो गया? And React takes care of updating it. And React takes care of updating it based on data changes. ठीक है? टेक केयर ऑफ डेटिंग इट बेस्ड ऑन डेटा changes. This declarative approach, this declarative approach reduce the complexity of UI updates and makes the code more predictable. Complexity of the UI updates and makes the code more predictable. ठीक है? नेक्स्ट लिखिए स्टेट एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। स्टेट एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। स्टेट और लाइफ साइकिल क्या है समझो भाई। एक कंपोनेंट है, ठीक है? जैसे फेसबुक पे आप देखते हो लाइक बटन होता है, उसमें कितने लाइक्स है साथ में लिखा आता है। सेम यूट्यूब पे भी होता है। अब मैं यूट्यूब का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, एंगुलर में बना हुआ है, तो हम बात इसे फेसबुक की करें और रिएक्ट में ही। तो किसी पोस्ट पे आप लाइक करते हो तो लाइक काउंटर इंक्रीज हो जाता है ना? तो होता क्या है कि भाई जैसे वो एक पोस्ट एक क्या है, कंपोनेंट है। उसका नया बार एक कंपोनेंट है, साइड में एक साइड बार आता है, कंपोनेंट है। फुटर एक कंपोनेंट है। ऐसे दुनिया भर के कंपोनेंट्स होते हैं। एक पेज में मान लो 10 कंपोनेंट्स। क्लियर है? और आप किसी एक में चेंज कर रहे हो, मतलब आप वहां पे स्टेट चेंज कर रहे हो। जब भी किसी कंपोनेंट के
डेटा में हम चेंज करेंगे तो मतलब होता है हम उसकी स्टेट को चेंज कर रहे हैं। स्टेट मतलब लोकल मेमोरी मान के चलो, मेमोरी में चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ वही कंपोनेंट रेंडर होगा, बाकी और कंपोनेंट्स वैसे के वैसे रहे। क्लियर है? समझ में आया? कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा? जिसमें स्टेट चेंज हुई है, मेमोरी चेंज हुई है, या फिर उसके चाइल्ड चेंज होंगे। बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है जो कंपोनेंट है और उसके चाइल्ड है वो रेंडर होंगे, बाकी पूरी एप्लीकेशन एज इट इज रहती है। क्लियर है? समझ में आया? ये तो हो गया स्टेट का काम। तो जब भी आपको कंपोनेंट को रेंडर करना है, दोबारा चेंज करना है, तो आपको स्टेट चेंज करानी होगी। एक होती है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब है कि कंपोनेंट के बनने से और कंपोनेंट के डिस्ट्रॉय होने तक 3 स्टेज आती है। पहला, कंपोनेंट बना, दूसरा कंपोनेंट अपडेट हुआ, तीसरा कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हुआ। क्लियर है? कंपोनेंट, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला ले लो पार्ट जिसमें की वीडियो दिख रही है। भाई सबसे पहले जब ये कंपोनेंट बना होगा तो सबसे पहले डेटाबेस से डेटा को रीड किया गया होगा, कंपोनेंट रेडी किया गया। क्लियर है? एक वीडियो आ गई यहाँ पे, जैसे फेसबुक पे एक पोस्ट आ गई, कंपोनेंट पे आपको पोस्ट दिख रही है। ठीक है? वो हो गया उसका माउंटिंग टाइम, माउंट हो गया, बन गया। अब आपने एक लाइक बटन पे क्लिक किया तो ये हो गया उसका अपडेटिंग टाइम। समझ में आया? जब कंपोनेंट रेडी हुआ तो क्या हुआ? माउंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ? वो अपडेट, जब आपने लाइक बटन पे क्लिक किया। और जब आपने स्वाइप अप कर दिया तो वो कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो गया। समझ में आया? अनमाउंटिंग हो गया। तो माउंट, अपडेट, अनमाउंट, ये 3 स्टेज होती हैं। इन स्टेजेस में अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेथड्स चलते हैं। फंक्शन की, सॉरी, क्लास कंपोनेंट की बात करें तो मेथड, और फंक्शन कंपोनेंट की बात करें तो हुक्स चलते हैं। क्लियर है? वो हम डिस्कस करेंगे आगे, अभी एकदम से तो नहीं बता सकता सारी चीजें। क्लियर है? तो मतलब कहने का ये है कि आप अलग अलग स्टेज में अलग अलग काम करा सकते हो कंपोनेंट्स। क्लियर है बेटा सभी को? लिख लो 2 लाइन इसके बारे में। कुछ पॉइंट हो सकता है अभी क्लियर ना हो, बट आगे जब रिएक्ट में काम करो तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। लेकिन इंटरव्यू के लिए जब जाओगे तो ये वाले पॉइंट्स पढ़ के जाना, काफी क्वेश्चन इसी से निकल जाते हैं। स्टार्टिंग में मैंने कई बार लिखवाया ना, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में लिखवाया होगा, और ये लिखवा रहा हूँ आगे, नोड वगैरह किसी का बैकएंड है तो वो भी करवाऊंगा। तो जो भी मैं इंट्रोडक्शन पॉइंट्स लिखवाता हूँ बेटा, उन्हें पढ़ के जाया करो इंटरव्यू में, बहुत क्वेश्चन निकल जाते हैं इनसे। ठीक है? तो लिखिए इसके बारे में, रिएक्ट कंपोनेंट हैव अ स्टेट, रिएक्ट कंपोनेंट्स हैव अ स्टेट which is an object have a state which is an object that represents component specific data. That represent component specific data. React provide lifecycle methods. React provide lifecycle methods that allow developers. React provides lifecycle methods that allow developers to hook into different stages. अब यहाँ पे हुक का मतलब है काम करना है, कि कोई भी टास्क परफॉर्म करना है एट डिफरेंट स्टेजेस। क्लियर है? हुक इनटू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कंपोनेंट एग्जिस्टेंस एट, क्या लिखा है, डिफरेंट स्टेजेस, हुक इनटू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कंपोनेंट एग्जिस्टेंस। क्लियर है भाई? सच एज माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग, which helps us to create, which helps us to create dynamic and interactive user interface.
which helps us to create dynamic and interactive user interface. क्लियर है भाई? नेक्स्ट लिखिए, रिएक्ट हुक्स. React introduce hooks. React introduce hooks. ब्रैकेट में लिखना है यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एटसेट्रा. यूज स्टेट, स्टेट का एस कैपिटल, यूज इफेक्ट में ई का ई, इफेक्ट का ई कैपिटल. ठीक है. रिएक्ट इंट्रोड्यूस हुक लाइक यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, बहुत सारे होते हैं, आगे बात करेंगे. टू अलाउ फंक्शनल कंपोनेंट्स, to allow functional components to manage state and side effects, to manage state and side effects without needing to write class components, without needing needing के नहीं needs without, या लिखो without writing class component, लिख लो without writing class component. ठीक है भाई. नेक्स्ट लिखिए, रिच इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी सपोर्ट. रिच इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी सपोर्ट. इकोसिस्टम का मतलब होता है लाइब्रेरीज. जावास्क्रिप्ट में 3.1 मिलियन लाइब्रेरीज हैं, जिनमें से लाखों लाइब्रेरीज रिएक्ट पे यूज होती है. लाखों, सोचो 31 लाख में लाखों लाइब्रेरीज हैं जो रिएक्ट के साथ यूज होती हैं. तो कितना रिच इकोसिस्टम है इसका. एंड एक लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिलता है. कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब है कि अगर आप किसी जगह पे फंस जाते हो तो स्टैक ओवरफ्लो जैसी वेबसाइट्स पे आप जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो. हालांकि आजकल तो चैट जीपीटी वगैरह एआई टूल्स आ चुके हैं जो आपकी वैसी हेल्प कर देते हैं. बट चैट जीपीटी वगैरह आने से पहले स्टैक ओवरफ्लो, कोरा जैसी वेबसाइट्स काफी पॉपुलर थी. ठीक है. स्टैक ओवरफ्लो पे आप अपने क्वेश्चंस डालते हैं तो उनका कोई आंसर आपको प्रोवाइड करता है. अब तो चैट जीपीटी है, उससे बोल दो वही लिख के दे देगा. क्लियर है? तो लिखिए, अच्छा, चैट जीपीटी भी तभी प्रोवाइड करता है जब वो इंटरनेट पे कहीं पे अवेलेबल होता है, अपनी तरफ से थोड़ी लिख के देगा. ठीक है ना? तो लिखिए इसके बारे में. रिएक्ट हैज अ लार्ज इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरीज. React has a large ecosystem of libraries, tools, and community support. ठीक है भाई. नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ रिएक्ट. मेन हेडिंग मतलब की फीचर फिनिश हो गए. ठीक है. अब लिखना है एप्लीकेशंस ऑफ रिएक्ट. किस तरह के एप्लीकेशंस के लिए रिएक्ट को यूज करना बेटर रहेगा. फर्स्ट लिखिए, सिंगल पेज एप्लीकेशंस और एसपीए. सिंगल पेज एप्लीकेशन लिखिए इसके बारे में. React is ideal for single page applications. Ideal. React is ideal
for single page applications where content updates dynamically on the same page. Application for single page application where content updates dynamically on the same page. अब इस वेबसाइट को देख लो, मैं रेफरेंस पे गया, अब ये ना पेज वही है जो पहले था, बस ये कंटेंट चेंज हो गया। कम्युनिटी पे गए, ब्लॉग पे गए, लर्न पे आए, होम पे आ गए, तो ये एक ही पेज है जिसपे कंटेंट चेंज हो रहा है, मतलब ये हेडर फुटर तो सेम ही है। क्लियर है? तो एक ही पेज पे कंटेंट चेंज होता रहता है, इसे सिंगल पेज बोलते हैं। तो क्या लिखा है अभी मैंने इसमें लास्ट में? डायनेमिकली ऑन दी सेम पेज, making the experience more fluid, FLUID, more fluid and responsive. For example, admin dashboards, social media platforms, and productivity tools. For example, admin dashboards, admin dashboard डुकेट वाले दिखा देता हूं। ये एडमिन डैशबोर्ड्स हैं। अब ये पूरा एक पेज है जिसपे अभी यहाँ पे ये कंटेंट आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा, कॉर्पोरेट इंक्वायरी, सेंटर्स, कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो एक ही पेज पे कंटेंट चेंज हो रहा है बार बार। अब इसमें क्या है कि जो हमारा हेडर है और हमारा साइड बार है वो तो सेम ही है ना, बस ये बीच का कंटेंट बार बार चेंज होता है। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ई कॉमर्स वेबसाइट्स, फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट्स for e-commerce websites, React is ideal. React is ideal because such type applications need high interactivity, high interactivity. For example, product filters, carts, checkouts, and real-time updates. For example, product filter, cart, checkout, and real-time updates, etc. React can easily handle complex user interface. React can easily handle complex user interface with smooth performance. With smooth performance. Next लिखिए social media applications. इसके बारे में लिखिए प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. Platforms like Facebook and Instagram use React to handle real-time content updates, notification, and interaction and interactions, offering user
रिपीट कर देता हूँ स्टार्टिंग से। प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम use React to handle real-time content updates, notifications, and interactions, offering user a responsive experience. Offering users a responsive experience. गलत लगता है? थक तो मैं गया बोलते बोलते। तो थोड़ा सा और लिख लो, एक दो पॉइंट। चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, तुम तो लिख ही रहे हो, मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट लिखिए, CMS, content management system, content management system, CMS। जैसे ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं, इन्हें बोलते हैं CMS। ठीक है, देखिए, React can be used to build custom CMS applications। React can be used to build custom CMS applications that require a user-friendly interface, that require a user-friendly interface for managing contents, making it easier for users for managing content, making it easier for users to edit and publish content without delays. Edit and publish content without delays। ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखिए, पॉपुलर वेबसाइट्स बिल्ड ऑन रिएक्ट। पॉपुलर वेबसाइट्स बिल्ड ऑन रिएक्ट। फर्स्ट लिखिए, फेसबुक। शायद ही कोई होगा जिसने यूज ना किया हो। तो है, जिसने फेसबुक यूज नहीं किया कभी? सही में है? इंस्टाग्राम यूज करते हो? सब सोचा है। इंस्टाग्राम यूज करने वाला, कंज्यूम करना। क्रिएटर नहीं, क्रिएटर है वैसे कोई जो वीडियोस बना रहा हो? इंस्टाग्राम सबने यूज किया है। लिखो, सेकंड वही है, इंस्टाग्राम। नेटफ्लिक्स सबने यूज किया है, उसने नहीं किया, कोई बात नहीं। एयरबीएनबी, ये नहीं किया हो। एयरबीएनबी किया यूज? ये यूएस में चलता है, जो ये बहुत बड़ी होटल चेन है। होटल बुकिंग के लिए एप्लीकेशन है, मतलब होटल बुक वगैरह करने के लिए यूएस में चलता है एयरबीएनबी। बहुत पॉपुलर है भाई। अरे बात नहीं, क्या लिखवाया? फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, डुकैट इंडिया। डुकैट लिख लो भाई, नेट में बनाई है हमने। अरे बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, बट मोस्टली यू मतलब एक तरह से जैसे मेक माई ट्रिप है ना, MMT, वैसी वेबसाइट है यूएस के लिए। यूएस में ज्यादा पॉपुलर है, इंडिया में पता नहीं कोई यूज करता होगा या नहीं। ठीक है, ओके भाई, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पॉइंट्स कवर अप हो गए हैं। कल से, अरे सुन तो लो, भागने के लग गई। बड़े बेकार लोग हो। जाओ तुम, जाओ पहले, कल ही बात करेंगे।
आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। यूएसए कभी गए हो क्या? नहीं भाई, मैं नहीं गया। एडवोकेट वेबसाइट दिखा दीजिए। एक मिनट भाई रुको, तो बात नहीं भाई। एडवोकेट इंडिया वेबसाइट वैसे जो है, ये नेक्स्ट जेएस में बनी है, रिएक्ट में नहीं है, बट नेक्स्ट रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। बट जो एडमिन पैनल मैंने दिखाया था अभी आपको, ये रिएक्ट में है प्रॉपर। अब है तो ये भी रिएक्ट में, बट नेक्स्ट फ्रेमवर्क से बनी है। ठीक है। और भाई मैं यूएस वगैरह नहीं गया हूँ, मैं यूएस छोड़ो, इंडिया से बाहर नहीं गया। इंडिया में ही नहीं गया यार मैं कहीं। महाकुंभ जा रहा हूँ। किसको? कौन? किसे पता मैं महाकुंभ जा रहा हूँ? अच्छा। मैं ज्यादा घूमा हुआ नहीं हूँ। मैं ज्यादा घूमता फिरता नहीं, टाइम नहीं मिलता भाई, क्या करें। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।